जय हिंद साथियों। हम लोग कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति वो पढ़ रहे थे। हम लोगों ने जोधपुर का राठौड़ वंश पढ़ा था। तो आज हम बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसके प्रतापी शासक कौन कौन से हैं, जिनसे हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो सबसे पहला शासक है राव बीका। तो राव बीका का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले शासनकाल 1465 से 1504 ईस्वी तक शासनकाल था राव बीका का। और राव बीका जो जोधपुर का शासक था, जिसने जोधपुर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर, उनके पिता थे कौन? ये राव बीका जी। नहीं, राव बीका जी के पिताजी थे राव जोधा जी। ठीक है। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था, मतलब राव जोधा थे, उनके पुत्र थे राव बीका। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 में वे जंगल प्रदेश में आ गए। मतलब पिताजी ने कुछ व्यंग्य किया राव बीका को, तो वो जोधपुर छोड़ के कहाँ गए? जंगल प्रदेश। बीकानेर का ही पुराना नाम जंगल प्रदेश था ना, याद होगा आपको। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। तो करणी माता, देशनोक में करणी माता का मंदिर है जहाँ चूहे होते हैं। और एक मंदिर मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर खूब सारे चूहे होने के बावजूद भी कभी प्लेग नहीं फैला। और यहाँ पर जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करणी माता की कृपा से या आशीर्वाद से राव बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। एक मान्यता तो ये है। दूसरी मान्यता है कि जंगल प्रदेश को राव बीका जाट सरदार सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसका नाम बीकानेर रखा गया है, बीकानेर कहा गया। मतलब एक तो पहली मान्यता है कि करणी माता की कृपा से राव बीका ने बीकानेर राज्य की क्या करी? स्थापना करी थी। दूसरी ये मान्यता है कि राव बीका और एक जाट सरदार था नरा, दोनों ने मिलकर बीकानेर को जीता, इसलिए इसको बीकानेर कहा गया। बीका प्लस नरा यानी बीकानेर कहा गया, ऐसी मान्यता है। पाटी चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। एक मिनट वापस देखो इस लाइन को। यानी बाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। किसने? राव बीका ने। यानी जो बाटी थे, चौहान थे, खिंची थे, कायम खानी थे, इनकी जो शक्तियां थी, इनकी आपसी फूट का लाभ उठाकर अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया राव बीका ने। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। पुंगल के राव कौन थे? राव शेखा। उनकी पुत्र थी जिनसे विवाह कर लिया राव बीका ने और अपनी शक्ति को मजबूत बनाया, यानी स्थिति को मजबूत बना लिया। 1488 में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। तो बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 में। तो राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र, यानी पहला केंद्र तो कौन सा था? जोधपुर था ना पहला केंद्र। तो दूसरा केंद्र बीकानेर को बनाया राव बीका ने। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। और अब क्वेश्चन अगला आता है कि करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बाद में जो अभी वर्तमान में वो किसने करवाया, आप कमेंट करके बताना, देखते हैं आपको कितना आता है। तो मूल मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया, क्योंकि करणी माता की कृपा से ही राव बीका बीकानेर के शासक बने और बीकानेर राज्य की स्थापना करी थी। वापस एक बार क्विक रिवीजन। बीका का शासनकाल 1465 से 1504 है। राव जोधा का पुत्र है बीका। ठीक है। पिता का कोई व्यंग्य कह दिया तो जंगल प्रदेश में आ गए और करणी माता की कृपा से नवीन राज्य यानी बीकानेर राज्य की स्थापना करी। एक मान्यता और है कि राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर इस क्षेत्र को जीता और इसे बीकानेर कहा गया। बाटी, चौहान, खिंची, कायम खानी आदि शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर अन्य गांवों पर भी बीका ने अधिकार कर लिया। और पुंगल का राव शेखा था, उसकी पुत्री से शादी करके अपनी स्थिति को मजबूत करा। 1488 में नए राज्य यानी बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनवाया। देशनोक में करणी माता का मूल मंदिर जो सूर्य का मंदिर था, उसका निर्माण भी राव बीका ने करवाया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला शासक है अपने राव लूणकरण। कौन सा है? राव लूणकरण 1505 से 1526। शासनकाल आपको याद होना चाहिए। लूणकरण का शासनकाल है 1505 से 1526। 1505 से 1526 ये आपको याद में रखना है। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। राव लूणकरण राव बीका का ही क्या था? छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक महमूद खां को हराया। तो लूणकरण ने किसे हराया? नागौर का शासक था महमूद खां उसको हराया था। यह 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ
मारा गया। मतलब 1526 में ढोंसी का युद्ध हुआ था। ये ढोंसी कहाँ है, आप कमेंट करके बताना। देखो, जो चीजें आपको नहीं आती है आप उनको गूगल करो। गूगल करोगे या चैट जीपीटी से पूछोगे तो चीजें वो आपके क्या दिमाग में इस तरह हो जाएगी। अब ढोंसी कहाँ है ऐसा पूछ ले, फिर आप पूछोगे ये तो कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा किताब में से आता है, सिलेबस से आता है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको ये चीजें सर्च करनी है, अपनी चीजें बढ़ानी है। ठीक है। तो ढोसी के युद्ध में नारनौल का नवाब था अभिमीरा। कौन था? अभिमीरा से लड़ता हुआ लूणकरण मारा गया। ठीक है। बिट्टू सुजान ने अपना ग्रंथ राव जेत सिरोचंद। अब पूछ ले, राव जेत सिरोचंद किसकी रचना है? तो बिट्टू सुजा की। किसकी है? बिट्टू सुजा की। राव जेत सिरोचंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। यानी लूणकरण को क्या कहा है? कलयुग का कर्ण कहा है। ठीक है। एक राजपूताना का कर्ण वो अलग है। तो कलयुग का कर्ण कैसे? तो कर्ण कर्ण थोड़ा ध्यान में रखना। कलयुग का कर्ण किसे कहा है? लूणकरण को बिट्टू सुजान ने अपने ग्रंथ राव जेठ सिरोचंद में लूणकरण को कलयुग का करण कहा था। ठीक है। करमचंद वंशोत कीर्तन काव्य नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। अब कलयुग का कर्ण तो राव जेठ सिरो छंद में कहा गया लूणकरण को, लेकिन इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से किस ग्रंथ में की गई है? करमचंद करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्य में। अब ये किसकी रचना है ये आप बताना। आसान सा क्वेश्चन है ये, छठी की किताब में है ये। ठीक है। तो आप बताना ये ग्रंथ किसका है। लूणकरण सर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। और लूणकरण सर जो झील है, और ऐसा कहा जाता है इस झील के बारे में एक कहावत भी है, अगर आपको याद हो तो बताना। चरण जाति से संबंधित है, आप बताना, देखते हैं कितना आपको याद है। ठीक है। तो लूणकरण सर झील का निर्माण किसने कराया? राव लूणकरण ने। वापस देखो, लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। ठीक है। नागौर के शासक महमूद खान को लूणकरण ने हराया। डोसी का युद्ध हुआ था 1526 में। और वहां का नवाब था नारनौल का नवाब अभिमीरा से लड़ता हुआ लूणकरण मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। और राव जेत सिंह छंद एक रचना है बिट्टू सुजा की, जिसमें से कलयुग का करण कहा गया है राव लूणकरण को। और एक करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्य नामक एक रचना, जिसमें लूणकरण की तुलना यानी इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। और कर्ण सर झील का निर्माण भी किसने करवाया? राव लूणकरण ने। अगला टॉपिक शासक है अपना राव जेत सिंह। तो राव जेत सिंह का कार्यकाल 1526 से 1541। इन किताबों में एक एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीज। और इनके आसपास की चीजें भी थोड़ी आप ध्यान में रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये चीजें आपको अनिवार्य रूप से याद करनी है। तो राव जेत सिंह का समय 1526 से 1541। 1526 से 1541 राव जेत सिंह का टाइम है। जेत सिंह ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान यानी हुमायूं के भाई को पराजित किया। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि मुगल शासक कामरान को किस राठौर शासक ने हराया? तो राव जेत सिंह ने। और ये कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था। आप ऐसे पूछ ले कौन से मुगल को हराया, तो कामरान को हराया। तो राव जेत सिंह का ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में किया है। मतलब राव जेत सिंह ने कामरान को हराया था ना, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? बिट्टू सुजा का ग्रंथ है राव जेत सिरो छंद, जिसमें लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया था, वही ग्रंथ है। इसमें वर्णन मिलता है कि जेत सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को हराया। यानी काबुल में जो मुगल शासक कौन था? कामरान था। तो उसको हराया था। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपनी अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा। क्या कहने इसने, यानी राव जेत सिंह ने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान, यानी बीकानेर पर जब मालदेव ने आक्रमण किया ना 1542 में, से टाइम था, शायद आपने पढ़ा होगा। हम नहीं पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है? ठीक है, तो आपने पहले कहीं पढ़ा होगा। तो आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि राव जेत सिंह ने मालदेव के आक्रमण के समय अपने मंत्री को किसके पास हेल्प के लिए भेजा? शेरशाह सूरी के पास। ठीक है। किस मंत्री को भेजा? नागराज को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कब भेजा? कि मालदेव ने आक्रमण किया तब भेजा था। मगर सहायता आने से पूर्व 1541 में साहिबा या पाहिबा, ये कहां पर है? जोधपुर में। साहिबा या पाहिबा के युद्ध में राव जेत सिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। यानी राव जेत सिंह इन्होंने भेजा सहायता के लिए, लेकिन हेल्प होने से पहले ही 1541 में साहिबा या पाहिबा, ये जोधपुर में युद्ध हुआ था, जिसमें राव जेत सिंह मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। वापस राव जेत सिंह 1526 से 1541 इनका शासन काल है।
और 1534 में काबुल में मुगल शासक था कामरान, उसको पराजित किया राव जेत सिंह ने। इसका वर्णन बिट्टू सुजा के राव जेत सिरोचंद में मिलता है। और बीकानेर पर जब मालदेव ने आक्रमण किया तो अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा था राव जेत सिंह ने, मगर सहायता मिलने से पहले ही 1541 में पाहिबा साहिबा जोधपुर के युद्ध में राव जेत सिंह मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। फिर है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल का शासनकाल 1541 से 1574 है। कल्याणमल ने खान, ये देखो क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है कल्याणमल का शासनकाल। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में यानी 1537 में, नहीं 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यानी कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में यानी 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि बीकानेर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में भाग लिया? तो राव कल्याणमल ने। किसकी ओर से? राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। और इसका शासनकाल क्या है? 1541 से 1574 ईस्वी। कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। लेकिन जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, उसमें इसने शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था। खानवा के युद्ध में तो राणा सांगा की ओर से भाग लिया कल्याणमल ने, लेकिन गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया कल्याणमल ने। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया। आप पूछ ले बटनेर के किले पर अधिकार किसने किया? कल्याणमल ने। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। वही नागौर दरबार जिसमें चंद्रसेन राज्य पाने की आशा में गया था, उसी नागौर दरबार यानी 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली किसने? राव कल्याणमल ने। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन सा था? तो राव कल्याणमल। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन सा था? कल्याणमल। पहला राजपूत शासक पूछ ले तो अलग होगा, ठीक है। पहला राठौड़ शासक पूछ ले तो कौन है? राव कल्याणमल। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। अब ये वही राय सिंह है, जब चंद्रसेन उस दरबार में गया था तो बाद में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया और हुसैन कुली खां को इसके पीछे लगा दिया। किसके? चंद्रसेन के, है ना। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। मतलब इसके दो पुत्र थे कल्याणमल के, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया और दूसरा पुत्र पृथ्वीराज था, वो अकबर का क्या था? दरबारी कवि था, जिसने एक ग्रंथ लिखा बेली किशन रुक्मणी दी। बेली किशन रुक्मणी दी, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बेली किशन रुक्मणी दी नामक ग्रंथ किसका है? तो पृथ्वीराज। कौन सा पृथ्वीराज? कल्याणमल का पुत्र है, ठीक है। तो एक बार राव कल्याणमल 1541 से 1574 राव कल्याणमल का शासनकाल है। 1541 से 1574 ईस्वी। तो ईस्वी का भी ध्यान रखना, कई बार यहाँ चुकाने के लिए विक्रम संवत लिख देते हैं। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध यानी 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा की ओर से भाग लिया। लेकिन जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में, उसमें इसने शेरशाह की ओर से भाग लिया था और बाद में इसने भटनेर यानी हनुमानगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। 1570 में जो नागौर दरबार हुआ था उसमें मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और कल्याणमल पहला शासक था, पहला राठौड़ शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। पहला राय सिंह, दूसरा पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और दूसरा पुत्र पृथ्वीराज था, तो इसका क्या था? दरबारी कवि था, जिसने वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा था। यह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला है राव और राय सिंह। ये कल्याणमल का पुत्र है ना, ये राय सिंह है। 1574 से 1612, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखा है 2000, जो 18 वाला पेपर है शायद उसमें, या 18 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया है। राय सिंह स्पेशली सिलेबस में लगा हुआ था और ये क्वेश्चन आया है राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612। ये 1570 के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ, यानी जब इसके पिताजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी उसी टाइम में मुगल सेना में सम्मिलित हो गया। इसने अकबर के गुजरात अभियान, कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। यानी कि एक तो गुजरात अभियान में अपनी वीरता दिखाई, दूसरा कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। किसने? राय सिंह ने। अकबर ने 1572 में से जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 में राय सिंह महाराज धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। 1574 में जब राव कल्याणमल की मृत्यु हो गई तो बाद में महाराज धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक कौन बना? राय सिंह। तो राय सिंह की उपाधि ध्यान में रखनी है, महाराज धीराज पधार रहे हैं, है ना।
राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट, ये बीच बीच में थोड़ा आ जाता है। हो गया जूनागढ़। तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगी। जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगी। अब ये एक चीज और याद करो, जयमल फत्ता की मूर्तियां अकबर ने भी लगाई। कौन से किले के आगे लगाई थी? आप ही कमेंट करके बताना। अकबर मुगल दरबार था, मुगल शासक था, जिसने आगरा के किले के बाहर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी। लेकिन जूनागढ़ के बाहर मूर्तियां किसने लगाई दरवाजे पर? जयमल और फत्ता की, ये राय सिंह ने लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। और किला था जूनागढ़, इसके भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा, यानी राय सिंह के टाइम में एक भीषण अकाल पड़ा, जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताना के कर्ण की संज्ञा दी। यानी राजपुताना का कर्ण कौन है? राय सिंह। रे से राजपुताना, रे से राय सिंह। ठीक है, कैसे भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखने के लिए ठीक है। रे से राजपुताना, रे से राय सिंह। कलयुग का कर्ण कौन है? लूण कर्ण है। वापस देखो एक बार, शॉर्ट में इसको एक बार और देख लेते हैं। राय सिंह यानी 1574 से 1612 इसका शासनकाल है। 1570 में जो नागौर दरबार हुआ, उसी समय ये मुगल सेना में सम्मिलित हुआ, क्योंकि इनके पिताजी ने अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर के गुजरात अभियान और कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई राय सिंह ने। और अकबर ने 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। और 1574 में राय सिंह महाराज धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बन गया। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण यानी पत्थर की बनी मूर्तियां लगवाई। और किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखाई जिसे कहा जाता है राय सिंह प्रशस्ति। और इसके समय राय सिंह के समय भीषण अकाल पड़ा था, जिससे निपटने हेतु राय सिंह ने बहुत खर्च किया था। और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताना के कर्ण की संज्ञा दी है। ये आपको ध्यान में रखना। फिर है अगला शासक राव करण सिंह। राव करण सिंह, देखो एक नाम के शासक कई जगह हुए। करण सिंह मेवाड़ में भी हुआ है, लेकिन ये बीकानेर का करण सिंह है। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी करण सिंह ने, मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां। इसके जो दक्षिण के अभियान थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से 1642 से 44 ईस्वी में मथिरे के राढ़ नाम का एक युद्ध हुआ था। मतलब ये करण सिंह वही था, नागौर के शासक अमर सिंह और करण सिंह के मध्य जखनिया गांव में उसकी सीमा विवाद को लेकर, यानी एक मदिरा था तरबूज ना, वो कथा था, आपको क्या बता, मेरे हिसाब से आपने सुनी रखी है। तरबूज की बेल इधर थी और तरबूज उधर लग गया, इसको लेकर क्या हो गया? युद्ध हो गया। तरबूज को मथिरा कहते हैं मारवाड़ी में। तो मथिरा की राढ़ नामक एक युद्ध हुआ था 1642 से 44 के मध्य, बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के मध्य। आपको यही ध्यान में रखना है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा। मतलब जब मुगल उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था तो करण सिंह ने किसी की ओर से भाग नहीं लिया, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसर सिंह औरंगजेब की सहायता दिया। जब इसे लगा कि औरंगजेब अब शासक बन जाएगा, पलड़ा भारी पड़ रहा है, तो अपने पुत्र पदम सिंह और केसर सिंह को औरंगजेब की सहायता तो भेजा किसने? करण सिंह ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल उत्तराधिकार युद्ध में करण सिंह ने किसे भेजा औरंगजेब की सहायता के लिए? पदम सिंह और केसर सिंह को। पदम सिंह और केसर सिंह को औरंगजेब की हेल्प हेतु भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वो उसकी सेवा में चला गया। जब औरंगजेब शासक बना, करण सिंह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति, अब ये ग्रंथ ध्यान में रखना, चिंतामणि भट्ट का है सप्तति। अब पूछ ले सुख सप्तति ग्रंथ किसका? चिंतामणि भट्ट का। तो इस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लें। कर्ण सिंह को कौन से ग्रंथ में जंगलधर बादशाह कहा गया है? सुख सप्तति। सुख सप्तति किसका ग्रंथ है? चिंतामणि भट्ट का। और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में जंगलधर बादशाह किसे कहा गया है? कर्ण सिंह। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में कर्ण सिंह को क्या उपाधि दी गई है? जंगलधर बादशाह। कैसा भी क्वेश्चन है आपको कर लेना है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम, यानी कर्ण सिंह ने एक ग्रंथ लिखा, कौन सा? साहित्य कल्पद्रुम। और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णाभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे हैं। तो ये ध्यान में रखना, कर्ण सिंह का जो ग्रंथ है साहित्य कल्पद्रुम, और इसका दरबारी था गंगानंद मैथिल। कौन था?
गंगानंद मैथिल। इसने एक तो कर्ण और दूसरा काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा था कर्ण सिंह ने। तो वापस एक बार कर्ण सिंह 1631 से 1668। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ था, जो मतिरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। 1642 से 1644 के मध्य जब मुगल उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था तो कर्ण सिंह तटस्थ रहा और इसे लगा कि औरंगजेब जीत सकता है, तो अपने पुत्र पदम सिंह और केसर सिंह को औरंगजेब की सहायता तो भेजा। और औरंगजेब जब शासक बन गया तो उसकी सेवा में चला गया कर्ण सिंह। ठीक है। फिर चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है शुक्ल सप्तति, इसमें कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णाभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ लिया है करीब करीब। तो मेरे हिसाब से हमने दो बार देखा है, बार बार आपको ये पढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे भी ये बार बार पढ़ाना चाहिए, मैं भी ये पढ़ दूंगा। वैसे आज हमने एकदम देरी से पढ़ा है क्योंकि आज बिल्कुल फ्री हूँ। बिल्कुल फ्री होते हैं तो क्या है, अच्छे से हम इसे रीड कर पाते हैं। फिर क्या है, जल्दबाजी में काम होता नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए नहीं होता है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, फुल कॉन्फिडेंस रखें और जो भी काम करें उस काम में अपना 100% दें। मेरा यही मानना, मैंने जो भी काम किया उसमें हमेशा अपना 100% दिया है। तो जो भी काम आप करें उसमें अपना 100% दें। 100% देकर आप काम करो, आपको काम में 100% 200% सक्सेस यानी सफलता मिलेगी। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई भी काम करो उसमें अपना 100% दो। खाना खा रहे हो तो 100% दे के खाओ, यूं नहीं आता ध्यान की तरी। किसी से बात कर रहे हो तो भी 100% दे के करो, फिर देखो सब चीजें हो जाएंगी। तो ठीक है साथियों, हमने बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ा है। तो कल इनको हम एक बार और देख लेंगे अगला पढ़ने से पहले। तो आज हम देख नहीं पाए, कोई ना कल एक दो दिन बाद वापस देख लेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे चौहान वंश, शाकंभरी का जो चौहान वंश है उसके बारे में हम देखेंगे। और तब तक आपको एक बार इनको पढ़ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।